आनंद सर, आपसे सवाल है कि इस महागठबंधन में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। एक तो विपक्ष एकता की चुनौती है और दूसरा राजस्थान में जो चल रहा है। क्या लगता है इस महाधिवेशन में जो चिंतन का विषय क्या राजस्थान भी होगा एक तरह से? एक तो सुष्मिता जी जैसे सबने कहा, मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे आज बहुत जरूरी था जाना था, लेकिन चूंकि आप कर रही थी इसलिए मैं आया। और ये हम सब लोग की तरफ से शायद ब्लैंक चेक है। अगर आप जब भी करेंगे तो हम लोग बिना कुछ पूछे कहीं दूसरे का कार्यक्रम कैंसिल करके आपके शो में आ जाएंगे, कम से कम 4 PM में, अगर आप उसको का संचालन करेंगे। हैविंग सेड दैट, मैं जो नहीं, मैंने सबके बिहाफ पे एक ब्लैंक चेक अपनी तरफ से सिग्नेचर करके दे दिया आपको। आप जब करेंगे हम लोग आएंगे, क्योंकि आप जब यंग कोई आता है ना इतने उसका, तो हम लोगों का भी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। खैर, जो अशोक जी ने कहा मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस की स्थिति के बारे में, और उसमें हो सकता है मैं 2-4% ऊपर नीचे हूं, लेकिन बाय एंड लार्ज 95% तो मेरी और इनकी बातें कांग्रेस की स्थिति के बारे में कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो और देश की स्थितियां हैं और जो बीजेपी कर रही है, मैं उसके बारे में कांग्रेस, और शायद कांग्रेस उसका जैसा आपने कहा कि इस महाअधिवेशन या प्लीनरी सेशन में उस पर चिंता करे। जो ये सारा कुछ हुआ था, अगर आप देखिए तो उदयपुर के चिंतन शिविर से ही भारत जोड़ो यात्रा की परिकल्पना हुई, और उसके पहले वाला जो एक प्रेसिडेंट वाला था जहां से खड़गे साहब आए। मुझे लगता है कि पिछले 4-6-8 महीने में अगर कांग्रेस के लिए 2 बड़ी चीजें हुई हैं, एक खड़गे साहब का प्रेसिडेंट होना, कम से कम दे हैव अ प्रेसिडेंट, और जो एसर्ट कर रहे हैं, जो जिनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, जो ठीक से बात कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने अपने को ठीक से एसर्ट किया है। दूसरी तरफ मुझे एक चीज और ये है कि राहुल गांधी एज अ लीडर अब एक्सेप्टेड है इस देश में। और मुझे एक और चीज लगती है कि राहुल गांधी का और इन सबका एक फायदा यह है कि हम लोग देश जितनी भी गाली दे ले, लोग जितना भी कह लें, लेकिन राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कोई ऐसे बेकरार हैं कि अगर उनका नाम नहीं होगा तो किसी नहीं। वो कांग्रेस को जरूर चाहेंगे कि कांग्रेस लीड करे, और उसमें कहीं कोई खराबी भी नहीं अगर अपनी पार्टी के लिए वो बात करें। हैविंग सेड दैट, जो मैं बात वहां से शुरू कर रहा हूं जहां अशोक जी ने कहा है कि इस समय देश टकटकी लगा के कांग्रेस की तरफ देख रहा है। मतलब हम सब लोग, जनरली कहा जाता है कि पत्रकारों को निष्पक्ष, लेकिन आज जहां देश खड़ा है मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं ये सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी और बीजेपी की सरकार की पॉलिसी है वो देश को कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढकेल रही है जहां देश टूटने का खतरा है, जहां लोकतंत्र खत्म होने का खतरा है। इसलिए लगता है कि बीजेपी के सिवा कोई पार्टी आ जाए, मैं उसमें कुछ नहीं, वो सीपीएम आ जाए, सीपीआई आ जाए, बीएसपी आ जाए, एसपी आ जाए, वो कोई आ जाए, लेकिन बीएसपी ना आए, अरे बीजेपी ना आए, तो मैं जो डिस्क्लेमर है वो शुरू में कर दे रहा हूं। राहुल गांधी की तरफ इसीलिए देश राहुल गांधी के ऊपर ज्यादा और कांग्रेस की तरफ इसलिए आकृष्ट है कि उसको लगता है कि एक ऑल इंडिया पार्टी है, शायद ये लोग कुछ कर पाए। बाकी कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया या उनके पास के जो उनके पाप हैं वो कोई कम हो गए हैं, लेकिन जिस ढंग से, जिस बिना कोई लिहाज के जो अभी हो रहा है वो पहले नहीं होता था। अब मैं आऊंगा इस पे कि देश में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। फॉर द आराम के लिए मैं 36 स्टेट बोल दूंगा, जिसका मतलब 8 यूनियन टेरिटरीज है। मैंने उस पर एक बिल्कुल ठीक से बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से 6 जगह पे ऑलरेडी आज की तारीख में गठबंधन है। कल रहेगा कि नहीं रहेगा वो अलग बात है कांग्रेस का। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, डीएमके मतलब तमिलनाडु, जेएनके और त्रिपुरा, ये 6 जगह पे उसके गठबंधन इन प्लेस हैं। कल रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी बात अलग है। उसके अलावा मेरे हिसाब से 28 जगह पे कांग्रेस का 1 to 1 आमने सामने बीजेपी से लड़ाई है। उसमें से भी 10 बहुत स्पेसिफिक हैं, बाकी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब आती है बात 2 स्टेट की मेरे हिसाब से, वो एक वेस्ट बंगाल, एक यूपी। वेस्ट बंगाल में इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है कि वेस्ट बंगाल में अगर ममता दीदी अकेले लड़ती हैं या दुकेले लड़ती हैं, वो बीजेपी को रोकने में सक्षम है। उनको अगर लगता है कि अकेले लड़ने से फायदा है, तो मेरी अपनी मानता है कि 18 से बीजेपी को 17 पे जरूर ले आएंगे। अब वो 1 पे लाती है, 2 पे लाती है, ये मैटर ऑफ डिस्कशन और बहस हो सकता है। अब वो उनकी स्ट्रेटेजी में कहीं और कोई पार्टी आती है नहीं आती, वो उनका निर्णय है। इसलिए बीजेपी का वहां दिक्कत नहीं है वेस्ट बंगाल में। जैसा सुशील जी कह रहे हैं और जैसा अशोक जी कह रहे हैं, सारी समस्या उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीट होने के बाद आज जो विपक्ष का 1 नंबर से और 100 नंबर का नेता, मैं फिर कह रहा हूं 1 नंबर से और 100 नंबर के नेता अखिलेश यादव हैं।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव को ही तैयार होना पड़ेगा। 2024 तक कोई ऑल्टरनेटिव ना कांग्रेस दे सकती है, ना कोई और पार्टी दे सकती है। लेकिन अखिलेश जी क्या जैसा बिहेव कर रहे हैं उसमें नहीं, अभी तक वो कहीं से वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं एक जनमानस को कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने को तैयार हूं। बीजेपी उनके प्रति सॉफ्ट भी है, क्योंकि जितना उनके परिवार में जितना पैसे का और लेन देन है, आज तक उनके यहां ईडी की बात तो नहीं हुई है। छोटा मोटा नोटिस देके डराया जाता है फोन करके, लेकिन कहीं कोई एक्चुअल रेड नहीं हुई है, कभी बुला के पूछताछ नहीं हुई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में बीजेपी और उसके दो अपना दल मिलकर 64 सीट थी, 64, 16 सीट ऑपोजिशन मान लीजिए, क्योंकि बीएसपी की 10, 5 सपा और 1 कांग्रेस की। आज खतरा यह लग रहा है मुझे, कहीं यहां पे अगर अखिलेश जी का यही हाल रहा तो ये स्वीप ना कर जाए बीजेपी। और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी को ज्यादा कुछ नहीं करना है। अखिलेश जी को 16 से अगर 32 सीट ले आते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वो बीजेपी को मैं मतलब आपका सार्वजनिक इस मंच से अपना सब कुछ लगाने को तैयार हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो बीजेपी को रोक लेंगे। और ये अखिलेश जी को डिसाइड करना है कि उनको कांग्रेस के साथ लड़ना है, बीएसपी के साथ लड़ना है, आरएल जो ये इट इज ही हु हैज टू डिसाइड। लेकिन निर्णय उनका होगा। अब वो निर्णय आज लेते हैं, कल लेते हैं, 2 महीने बाद लेते हैं, 4 महीने बाद लेते हैं। और जो जिस तरह के सिग्नल वो केसीआर के साथ जाके कोई सिग्नल भेज रहे हैं, कुछ वो जाके कह रहे हैं, फिर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, कुछ 2 सीटें उनको दें। अरे भाई, ममता बनर्जी को क्या सीट आपने दी थी यहां पे, या ममता बनर्जी ने क्या सपा को सीट दी थी? ये सब बातें मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। जो बीजेपी चाह रही है, बीजेपी चाह रही है 2 चीजें। बीजेपी चाह रही है कि एक तो ये लगातार चलता रहे कि विपक्षी एकता नहीं, कहां विपक्षी एकता नहीं है? मुझे एक स्टेट तो बताइए जहां विपक्षी एकता नहीं है। नीतीश तो कह ही रहे हैं कि मैं उनके भाई हम लोगों का, वो तो उस मंच से भी बोले जिस दिन उन्होंने कांग्रेस को कहा कि हम लोग का गठबंधन है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश जी का माइनस कांग्रेस, आप मुझे बताइए विपक्ष का कौन नेता है? क्या नीतीश जी के नाम पे सब लोग तैयार हैं? ममता दीदी के नाम पे सब लोग तैयार हैं? अरविंद के किसके नाम पे तैयार हैं? सब लोग चाहते ये हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे साथ आ जाए, या मुझे कहे कांग्रेस कहे कि नहीं नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, कांग्रेस कहे ममता बनर्जी कांग्रेस कैंडिडेट, ये अपेक्षा मन में है। खैर, हैविंग सेड दैट, मैं इन सारे लोगों से जो भी प्राइम मिनिस्टर, और बिल्कुल ठीक है अगर इस देश में प्राइम मिनिस्टर सबको बनने का हक है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पे आप में कितने लोगों ने आगे आए हैं? राष्ट्रीय मुद्दे कितने लोगों ने उठाए हैं? अच्छा या बुरा, कमजोर या मजबूत, जो मुद्दे उठाए गए हैं वो मेरे जितना मैं देख रहा हूं वो सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने उठाए हैं। मैं कांग्रेस को भी नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल की बात करूंगा। अब बात यह है कि हम लोग लोकतंत्र की बात करते करते इतनी असंवैधानिक बातें कर रहे हैं और उसको कोई बोल नहीं रहा है। ये देश में लोकतंत्र संविधान से है। संविधान कहता है कि आपके संसद सदस्य हो या विधायक हो, ये चुनेंगे और ये चुन के अपना नेता चुनेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हो। ये लोकतंत्र के अगेंस्ट है कि अगर आप कहिए कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पहले से, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सरकार नहीं है। आपको हरदम ये कहना होगा कि भाई आप अपना सांसद चुनिए, सांसद वो चुनेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? ये बेसिक गलत है। दूसरी चीज, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये धीरे धीरे आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा। मोदी जी ने अपने को अच्छा या बुरा, मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं, मोदी जी भाजपा की सरकार के प्रधानमंत्री हो गए हैं। उन्होंने भारत सरकार को भाजपा सरकार से चेंज कर दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नहीं तो भारत सरकार का प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाके कैसे कह सकता है डबल इंजन सरकार? भारत सरकार का प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है डबल इंजन सरकार? तो ये तो भाजपा का प्रधानमंत्री कहेगा ना कि डबल इंजन सरकार। तो मोदी जी अपने को, अगर ये उनका, हम सब लोगों को लगता है कि उनका सबसे बड़ा अस्त्र है, तो ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी हो गई है, क्योंकि वो अपने को इतना लिमिटेड कर लिए हैं, इतना फोकस कर लिए। वो हो सकता है उनके जो समर्थक हो बहुत ही शार्प हो, वो झगड़ा करने को तैयार हो, और वो सबको, हमको, आपको पता है कि किस वजह से। वो केवल और केवल एक वजह से, वो सांप्रदायिकता। और दुनिया में कहीं भी देख लीजिएगा आंख बंद करके, रिलीजन की बेसिस पे दुनिया का कोई लोकतंत्र नहीं चला है, कोई नहीं चला है, ना आज चला है ना कल चलेगा। अब मैं बात में इसलिए कह रहा हूं कि इनके यहां से जरा आप देखिए तो कि अभी क्या हो रहा है, और ये पोल पट्टी खुल रही है। जैसा मीनू जी ने कहा, सही कहा कि जो अभी हुआ ये खेड़ा जी का प्रकरण, ये सीधे सीधे अडानी का था।
इनके यहां जो डिफेंड कर रहे हैं वो जरा सोच लीजिए, क्योंकि कांग्रेस की अपनी बहुत समस्याएं, मैं हर समस्या से 101% अशोक भाई से वो हूं, लेकिन जरा इनका डिफेंस देखिए कौन लोग कर रहे हैं। इनका सरकार का डिफेंस करने वालों में सबसे आगे स्मृति ईरानी जी, निर्मला सीतारमण जी, और एक नए एस जयशंकर साहब आ गए हैं। और एस जयशंकर साहब को पॉलिटिकल अंदाजी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। एस जयशंकर साहब ने मोदी जी से सीख लिया विक्टिम कार्ड। अपने पिताजी का, मतलब मुझे ये अजीब सा लगा जब एस जयशंकर साहब 1 घंटा 40 मिनट का इंटरव्यू देके अपने पिताजी को विक्टिम कार्ड बताने लगे कि इंदिरा गांधी ने उनके साथ कितना गलत किया, राजीव गांधी ने उनको आउट ऑफ टर्न उनको सुपरसीड किया, इत्यादि इत्यादि। अरे भाई, उसमें ये भी बता दिए होते कि आपके पिताजी ने 2002 के गोधरा कांड के बारे में क्या कहा था। असुर बोला था, असुर। तो आप असुरों के साथ खड़े हैं। जब आप पॉलिटिकली कोई बात कहते हैं, और ये नॉन पॉलिटिकल लोगों का इस तरह के मंत्री बनने के ये सब खतरे हैं। जब वो जॉर्ज सोरेस की बात कर रहे थे तो उनको बताना चाहिए था कि जॉर्ज सोरेस बहुत खराब आदमी है, लेकिन उस खराब आदमी के इंस्टीट्यूशन को जहां फंड करता है, मेरा लड़का काम करता है, और एक बार नहीं 3-3 बार उनके इंस्टीट्यूशन में काम किया है। ये एस जयशंकर साहब को बताना चाहिए था। और एक बात मैं इसलिए कहूंगा, वो हो सकता है इससे डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, लेकिन देश से रिलेटेड है, हमारा जो हम एज अ ताकत है उससे रिलेटेड है। इसलिए मैं आपकी परमिशन, ये मान के कि आपकी परमिशन है, मैं एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहा हूं। और वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसलिए कर रहा हूं कि जयशंकर साहब बार बार ये कहे कि चीन में आई वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर, मैं सबसे लंबे समय तक रहा। किसके कार्यकाल में किसने तुम्हें एम्बेसडर वहां रखा? कांग्रेस का कार्यकाल था। कांग्रेस को लगता था कि आप एक कॉम्पिटेंट फॉरेन एम्बेसडर हैं, और उस फॉरेन एम्बेसडर की आज एक और पोल पट्टी सुन लीजिए। आपके पास, हम लोग ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा वो है, और पाकिस्तान को कुछ सोचता नहीं, हम उसके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं। अमेरिका, ये बार बार कहा जाता है, ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अमेरिका हमारे साथ है, अपना आदमी है। मोदी जी की पॉलिटिकल गलतियों की वजह से क्या क्या हो रहा है ये समझ लीजिए। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपके देश का, किसी भी देश का कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट जाके दूसरे देश में चुनाव प्रचार कर रहा हो। आप जाके वह उस देश में बाइडेन का चुनाव प्रचार, अरे ट्रंप का चुनाव प्रचार करते हैं, अब की बार ट्रंप सकेगा। हम सब लोग यहां पॉलिटिकल उससे आते, मतलब उस पॉलिटिक्स को समझते हैं। गांव के प्रधानी में अगर कोई आपका विरोध कर दे तो 5 साल तक वो प्रधान जी देखते हैं कि अच्छा, राशन कार्ड में तुम्हें वो बढ़वाना है ना, देखो कैसे बढ़वाते हो 1 यूनिट। वो दुश्मनी रहती है। पॉलिटिक्स का डीएनए, पॉलिटिशियन का डीएनए है, और वो चाहे पॉलिटिशियन हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, ईरान का हो, तुरान का हो, अमेरिका का हो, वो डीएनए वहां पे भी होगा कि अगर आप मेरे विरोधी हैं तो आप मेरे विरोधी हैं, अगर आप ट्रंप के साथ खड़े थे तो आप मेरे विरोधी हैं। और उसका मैं आपको सबूत के साथ ये बात कह रहा हूं। आपको सुन के ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान में अमेरिका का एक एम्बेसडर होता है, उसका नाम होता है, उसका जो टोटल डेजिग्नेशन है वो है एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी। एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी। प्लेनिपोटेंशियरी का मतलब यह होता है कि वो उस देश के बिहाफ पे कोई भी दस्तखत कर सकता है। इट इज आर्म्स भाषा में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ही कैन साइन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंट्री। प्लेनिपोटेंशियरी होता है। हिंदुस्तान में बाइडेन के आने के बाद हमारे यहां कोई एम्बेसडर नहीं है। हमारे यहां क्या है, चार्ज दी अफेयर है, जिसका जो सही जो वो है वो शोजे द अफेयर बोलते हैं, जिसको चार्ज दी अफेयर हम लोग, क्योंकि हम लोग की जो अंग्रेजी है उसमें हम लोग जो लिखा रहता है वही पढ़ते हैं, चार्ज दी अफेयर है, वैसे वो शोजे द अफेयर है, वो फ्रेंच वर्ड है शायद, और उसको सीडीए बोलिए। हमारे यहां सीडीए है जब से बाइडेन आए हैं, और सीडीए का मतलब यह है कि उनको हर बार अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो हर बार वहां से एक वो आएगा स्पेसिफिक लेटर कि ये आई हियर बाय ऑथराइज सुष्मिता मिश्रा टू गो फॉर दिस 5 to 6 डिबेट, 6 to 7 डिबेट, और आप वो डिबेट में जब देंगे तब आप यहां डिबेट कर सकती हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। ये इस देश के साथ हो रहा है, और उसकी पूरी बात, अगर उसका भयानक चीज और समझ लीजिए। मैंने किसी ने और एक बड़े डिप्लोमेट ने कहा, नहीं ऐसा ना, वो डिप्लोमेट और रिपब्लिक का झगड़ा है। अमेरिका में जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी एम्बेसडर को, तो उनकी सेनेट भी उसको
रेटिफाई करती है, सेनेट से भी अप्रूवल होता है। उनका कहना था वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का झगड़ा है, इसलिए वो यहां नहीं ला पाए, इसलिए वो नहीं हो पा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान में फुल टाइम एम्बेसडर है। पाकिस्तान में आज तक कभी चार्ज अफेयर नहीं हुआ, आज तक, जब से पाकिस्तान बना। दे ऑलवेज हैव अ फुल टाइम एम्बेसडर। चाइना में फुल टाइम एम्बेसडर है, बांग्लादेश में फुल टाइम एम्बेसडर है। आपके चारों तरफ ये फुल टाइम एम्बेसडर हैं जो 2022 में बाइडेन के आने के बाद अपॉइंट हुए हैं। मतलब दूसरे अति से हमारे यहां 5 चार्ज अफेयर हैं। ये इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि अशोक जी को मैंने अपना न्योता भेजा कि मेरे लड़के की शादी है, तो अशोक जी खुद नहीं आएंगे, किसी को भेज देंगे, चले जाओ, दे आना, ये हमारी तरफ से ये लिफाफा लो, ये जाके दे आना। अशोक जी नहीं आएंगे। ये अपमान है इस देश का, और इस व्यक्ति को जो फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है, इसका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। हिंदुस्तान में 2.5 साल तक आप एम्बेसडर नहीं रखेंगे? आप अपना एम्बेसडर क्यों वहां किए हुए हैं भाई? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज शायद ये जो भाजपा सरकार हमें जहां जहां कितनी चीजों पे जो नुकसान कर रही है, वो शायद हम सब लोगों का, हम इतना तो समझ पाए। अशोक वानखेड़े जी मुझसे थोड़ा ज्यादा समझ गए शायद, लेकिन जो जितना नुकसान ये कर रही है वो हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं जीवन भर।